नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। तो आपके लिए लेकर हाजिर हैं फिर प्रॉपर्टी गुरु का ये ताज़ा तरीन एपिसोड, जहां पर हम लेंगे आपके सवाल, देंगे उनके जवाब और ढेर सारी बातें करेंगे इस वक्त के रियल एस्टेट मार्केट के ताज़ा हाल के बारे में। तो आज के शो की शुरुआत करते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फोरास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले एक थोड़ा सा जनरल एनालिसिस इस वक्त मार्केट के लिए। देखिए, काफ़ी हद तक हम मिडवे पहुंच गए हैं मॉनसून सीजन के। बड़ा इवेंट था बजट का, वो भी निकल गया है। तो अब आगे ऐसी कोई खास चीज़ तो हाल फिलहाल नहीं है। मार्केट इस वक्त कैसा है? देखिए, मार्केट अभी भी ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर में कुछ एक रिपोर्ट आई जिसमें बोला कि थोड़ी गिरावट है, लेकिन हमारा जो डेटा आया है वो एक्चुअली थोड़ा लेट कंपाइल होता है, तो उसके हिसाब से तो 1.3% की फर्दर ग्रोथ है। तो पिछले क्वार्टर से करंट क्वार्टर, जो लास्ट क्वार्टर गुजरा जून क्वार्टर, उसमें भी आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है। और कुछ एक शहर जो जहाँ पे सेल्स के वॉल्यूम और न्यू लॉन्चेस के वॉल्यूम थोड़े कम थे, वहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें आपको बैंगलोर और दिल्ली, एनसीआर और चेन्नई जैसे मार्केट के अंदर ग्रोथ दिखी, जबकि मुंबई और पूना ने अपनी लेवल को होल्ड किया, जहाँ पे सेल्स और न्यू लॉन्चेस दोनों इन टेंडम में बढ़े। हालांकि थोड़ी न्यू लॉन्चेस में गिरावट है मुंबई और पूना के अंदर, लेकिन एनसीआर में फिर से ग्रोथ होती हुई दिखाई दी। तो टॉप 8 सिटी के अंदर आपको ग्रोथ कंटिन्यूअस होती हुई दिखाई दी। और दूसरी बात है कि अब अफोर्डेबल हाउसिंग के को लेकर के बजट के अंदर जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं, जहाँ पे 3 करोड़ घर बनाने की बात की है, सीएलएसएस स्कीम उसको री इनिशिएट किया है। तो आप देखेंगे टायर 2, टायर 3 सिटीज और पेरिफेरल एरिया ऑफ टायर 1 सिटीज जहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग है, वहाँ पे आपको फिर से बूस्ट दिखेगा। क्योंकि पिछले 1 साल और 2 डेढ़ साल के अंदर हमने देखा कि अफोर्डेबल और जो लो इनकम हाउसिंग है वहाँ पे गिरावट हो गई थी, और मिड लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी में बहुत ज़्यादा तेजी दिख रही थी। तो कुछ तरीके का एक बैलेंसिंग जो है वो फैक्टर बन करके ये बजट आया है। और आप देखेंगे आगे चल करके आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में सप्लाई और सेल्स दोनों बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स में मार्केट अभी भी प्रोडक्टिव है, प्रोग्रेसिव है और ग्रोथ ओरिएंटेड है। जी, चलिए, तो ये था मार्केट का ताज़ा हाल और अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं, देवेंद्र सिंह साहब पुणे से। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? थैंक यू फॉर धन्यवाद पहले तो मेरा सवाल इंक्लूड करने के लिए। जी। मेरा सवाल ये था, मैंने एक प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया है आळंदी पुणे में 16.5 लाख में। ओके। 1 BHK 550 स्क्वायर फीट का 2013 में परचेज किया, इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी। ओके। तो अभी वो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था मैंने, बट तो उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ या अभी बेचा हुआ अच्छा रहेगा? क्योंकि 10 साल हो गए, लेकिन उधर कुछ भी प्रॉपर्टी के भाव अच्छे नहीं है अभी भी। तो आपने इसको करीब 16.5 लाख रुपए में कुल आपका प्राइस था। अभी क्या भाव मिल रहा है अगर आप बाजार में पूछ रहे हैं तो? 22-22.5 लाख तक। 22-22.5। तो आपको लग रहा है कि इस अप्रिसिएशन में 10 साल रखने के बाद भी उतना मजेदार अप्रिसिएशन नहीं है, राइट? अच्छा, सवाल है इनका पंकज जी, तो क्या सलाह होगी? क्या ये थोड़ा और वक्त रुके वहां पर, या फिलहाल जितना अप्रिसिएशन है उतने से ही संतोष करना होगा? देखिए, अभी तक क्या हुआ, प्राइस में स्टैग्नेंसी रही 2013 से लेके 2020-21 तक के बीच में। तो अगर आप टोटल 2013 से 2024 की बात कीजिए तो आलंदी माइक्रो मार्केट के अंदर आपकी 2.8% की CAGR एनुअलाइज ग्रोथ हुई है, जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में नेगेटिव ग्रोथ है। क्योंकि इस पीरियड में इन्फ्लेशन करीब 5.7 से 6% के लेवल के ऊपर बढ़ा। क्यूमुलेटिव ग्रोथ आपको जो है, जिस हिसाब से बताया, वो 37% है आज के दिन तक। लेकिन अगर आप पिछले 1 साल के अंदर का डेटा देखें तो प्राइस में एक प्रोडक्टिविटी होती हुई दिखाई दी, जहां पे
CAGR ग्रोथ 2.8% है। अब आपको YOY ग्रोथ जो है 8% लग रही है, और मुझे लग रहा है कि 8% के करीब की जो ग्रोथ है वो आगे चल करके भी दिखेगी। तो अगर हम उस हिसाब से एस्टिमेट करें तो 2026 तक इसकी वैल्यू 26 लाख हो जाएगी। तो दो तीन एस्पेक्ट्स, अगर आप आज बेचते हैं तो आपका इंडेक्सेशन खत्म होने की वजह से आपका लॉस होने वाला है, क्योंकि इस पीरियड में 5.7% की CAGR ग्रोथ पे इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंडेक्सेशन था। तो अगर आप उस इंडेक्सेशन के हिसाब से चलते तो आपका कैपिटल लॉस हुआ होता, जबकि इंडेक्सेशन हट गया है और आपकी 2.8% की CAGR ग्रोथ है, तो आपको इस मेगर 2.8% के ऊपर भी 12.5% इसका आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से क्योंकि प्राइस में थोड़ी प्रोडक्टिविटी है इस वक्त है, तो आप अभी 2 साल 3 साल रुकिए, और क्योंकि अब प्राइस में थोड़ा अपसाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप होल्ड कीजिए। अभी बेचेंगे तो ये आपके लिए फायदे का सौदा नहीं रहेगा। राइट सर, तो आई थिंक पंकज जी ने बहुत अच्छी तरह से वो पूरा जो इंडेक्सेशन का अभी बदलाव हुआ है बजट के अंदर, उसके तहत भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इस वक्त अगर आप उसे बेचने निकलेंगे तो आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है फायदे के मुकाबले, और अगर आप 2-3 साल और रुक जाते हैं तो आपको एक बेहतर दाम मिल सकता है, और आपको जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया और इतना लंबा आपने उसको रखा, तो अगर 2-3 साल और रुक जाएंगे तो एक बेहतर डील आपको मिलने की उम्मीद काफ़ी बढ़ जाएगी। राइट, तो देवेंद्र जी आपके लिए सलाह हुई। अगले अब हमारे पास एक ईमेल है जो कि हमें भेजा है प्रवीण गोड़बोले साहब ने मुंबई से। आप पूछना चाहते हैं कि नए एयरपोर्ट से नज़दीक इलाकों पर आप नज़र है, मतलब नया एयरपोर्ट यानी मुंबई का जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है वो उसकी बात कर रहे हैं। मॉडर्न गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट में निवेश करना है और अच्छे ये सुझाव चाहते हैं उसके लिए। इनका जो साइज देख रहे हैं 2 से 3 BHK कुछ भी चलेगा, पनवेल या इन एंड अराउंड एयरपोर्ट के आसपास, और 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक का ये बजट रखते हैं। रेडी या रीसेल दोनों ही इनके लिए ओके हैं। तो क्या सलाह होगी पंकज जी इनके लिए? देखिए, हमने हालांकि आजू बाजू में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम अपने डेटा के हिसाब से देखें तो एयरपोर्ट के पास के माइक्रो मार्केट में आपका पनवेल है, उल्वे है, पुष्पक नगर है, ये सारे एरियाज आते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, करीब 60 से 100 प्रोजेक्ट्स के करीब हैं। लेकिन हमने अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे कि जिसमें बिल्डर की रेटिंग अच्छी रही है, उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग उसके पास्ट के प्रोजेक्ट्स में अच्छी है, उसने डिफॉल्ट नहीं किए हैं और डिले नहीं किए हैं, और प्रोजेक्ट्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस और सेल्स अच्छी है, उस हिसाब से हमने कुछ 4 या 5 प्रोजेक्ट्स निकाले हैं। इसमें से एक है नीलकंठ स्टेला। ये सारे प्रोजेक्ट्स वो हैं जो आपके बजट में फिट होते हैं, और ये 2 से 3 BHK के अपार्टमेंट देते हैं। नीलकंठ स्टेला वाला प्रोजेक्ट है, ये जनवरी में 24 में ही लॉन्च हुआ, और इसका पोजीशंस 27 में है। ये इसमें आपके कारपेट के साइज करीब 750 स्क्वायर फीट के बीच में है, और कारपेट का रेट है आपका 15,633 रुपए। सेलेबल का रेट 9,380 है, और कारपेट का 15,633 है। ये बेस रेट है, इसके ऊपर आपका 14-15% एडिशनल कॉस्ट लगती है, जो आपको स्टैम्प ड्यूटी और डेवलपमेंट चार्जेस और अलग एक्स्ट्रा अदर चार्जेस जो डेवलपर चार्ज करता है वो ओवर एंड अबव है। तो इसकी कॉस्ट करीब 1 से 1.25 करोड़ के बीच में आ जाती है, 1.25 करोड़ के करीब आ जाती है। इसके अलावा आपका कल्पतरु पार्क रिवेरा है, ये पनवेल में है, ये 2025 में रेडी हो रहा है, ये भी आपको 1 से 1.25 करोड़ के बीच में पड़ जाएगा। नील सिद्धि बेलारट प्रोजेक्ट से नील सिद्धि ग्रुप का है, ये 2026 में रेडी हो रहा है। इसमें 748 स्क्वायर फीट कारपेट का अपार्टमेंट है, और जो आपका 1 से 1.25 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ के करीब के प्राइस ब्रैकेट में आपको पड़ेगा। सत्यम मैजेस्टिक, सत्यम डेवलपर का ये कमोठे के अंदर का प्रोजेक्ट है। ये भी आपको करीब 1.25 करोड़ के प्राइस ब्रैकेट में पड़ेगा। ये भी 724 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट है। सॉरी। सो ये 2-3 4-5 प्रोजेक्ट्स हमने जो ढूंढ के निकाले, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बिल्डर की रेटिंग अच्छी रही और प्रोजेक्ट का रिस्क रेटिंग भी लो आता है। तो आप इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट चुन सकते हैं।
ये प्रवीण जी जो पंकज सर ने यहाँ बता दिए हैं और इनफैक्ट उनकी रेटिंग्स और डेवलपर के किस तरीके के स्कोप हैं या क्या पोजीशन है, किस तरह की प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, वो सारी बातें डिटेल में आपके साथ शेयर कर दी एंड आई होप कि आपके काफ़ी काम आएगी। तो ऑल द बेस्ट, आप अपनी परचेज करें, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्विकली पंकज सर, एक जस्ट एन आइडिया, क्योंकि हमने बात की नवी मुंबई एयरपोर्ट की, क्विकली आप मुझे बताएं कि अब तो एयरपोर्ट ऑलमोस्ट रेडी टू फ्लाई है, मतलब जल्दी ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, क्या इससे इलाके में कोई बड़ा एक्सपोनेंशियल बदलाव आता हुआ दिखाई देगा? देखिए, आपको जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उसका इम्पैक्ट दिखेगा। आपको देखेंगे कि आगे चल करके होटल्स, आईटी पार्क्स और पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी और उस रेवेन्यू का इम्पैक्ट आपको वहाँ की ज्योग्राफी पे भी महसूस होगा। इसके अलावा आपको ट्रांस हार्बर के बेनिफिट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं इस मार्केट के लिए। जी चलिए, तो इसके साथ ही सवाल जवाब के इस सिलसिले को फिलहाल यहीं खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इनफैक्ट इसी साइडलाइन पर हमने करंट मार्केट सिचुएशन और नवी मुंबई पे भी थोड़ी बातचीत कर ली। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पर एक और चर्चा एक और मार्केट के बारे में, लेकिन क्या है वो मार्केट, वो हम थोड़ा सस्पेंस ही रखते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आपका, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और अब वक्त है कुछ चर्चा करने का। देश के अलग अलग मार्केट्स के बारे में हम बात करते हैं, तो आज ऐसे ही एक मार्केट जो इस वक्त कह सकते हैं देश का सबसे हॉट मार्केट हो गया है, उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, हम बात कर रहे हैं एनसीआर के गुरुग्राम की, जहां पर अगर हम बात करें एक ताज़ा रिपोर्ट जो कि सेविल्स ने तैयार की है, उसके मुकाबले जो प्रीमियम प्रॉपर्टी है उसका भाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अलग अलग मार्केट्स में भी है, लेकिन गुरुग्राम में मामला कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि अलग अलग शहरों में करीब 5 से 53% तक प्रीमियम प्रॉपर्टी में भाव ऊपर गए हैं, लेकिन शायद कहें कि गुरुग्राम वो इसको टॉप कर गया है। तो चलिए गुरुग्राम के बारे में और भी बातें करेंगे और साथ में ये जो तेजी है इसका भी राज जानने की कोशिश होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, गुरुग्राम के बारे में तो जब से एक आध साल से हम चर्चा कर ही रहे हैं कि बहुत तेज़ी है, बहुत तेज़ी है, और अब तो रिकॉर्ड्स यहाँ तक जा रहे हैं, रिपोर्ट्स यहाँ तक कह रही हैं कि 50%, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। क्या कारण है गुरुग्राम में, आखिर ऐसा क्यों? तेज़ी और भी मार्केट्स में है, लेकिन गुरुग्राम में इतना हीटअप क्यों? नमस्कार विपिन जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो गुरुग्राम है इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है, और उसका बहुत फंडामेंटल जो रीजन है मुझे लगता है वो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप अगर गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप, इसका वैसे नाम मिलेनियम सिटी है, लेकिन मुझे लगता है ये किसी भी ऐसी जो इंटरनेशनल जो सिटीज हैं उनको बहुत बहुत मायनों में compete करता है। आप ये देखिए, बेस्ट ग्लोबल स्पेस, यहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं वो काफी बेहतर बनी है। रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो एक जो एमएक्स अमेरिकन एक्सप्रेस है, उसने एक रिसेंटली अपना सेंटर यहाँ खोला है जिसमें 10,000 से ज्यादा वर्कफोर्स काम करने वाली है। एयर इंडिया ने भी अभी रिसेंटली यहाँ पर ऑफिस ओपन किया है। तो गुरुग्राम के अंदर ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रिसेंटली डेवलप हुए हैं, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसका प्रधानमंत्री जी ने अभी मार्च में ही उद्घाटन किया था, आप ये देखिए कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। 29 किलोमीटर का एक ऐसा एक्सप्रेसवे बना है जिसको अगर आप देखें तो वो 3 लेयर का एक्सप्रेसवे है, जो किसी भी मैं कह सकता हूँ किसी भी स्टेट के लिए बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं उसने पूरे के पूरे गुरुग्राम को एक रिंग की तरह क्रिएट कर दिया है। और यही एक रीजन है कि रियल एस्टेट भी आप समझिए कि जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा बेहतर होगा, वहां का रियल एस्टेट उतना ही ज्यादा बूम करेगा। जी, द्वारका एक्सप्रेसवे तो सर एक है, एक लेजेंडरी नाम है जो हम लंबे अरसे से सुनते हैं। इसके अलावा इन दिनों एसपीआर की भी बहुत चर्चा है, सदर्न पेरिफेरल रोड की, कह रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ ये डेवलप हो रहा है पूरा इलाका, इसके इर्द गिर्द का इलाका, एंड बिकम लाइक हार्ट ऑफ गुरुग्राम। इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, आपने इसका नाम बिल्कुल ठीक रखा है, हार्ट ऑफ द गुरुग्राम। बिकॉज अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से शुरू करते हैं,
सो भी ये सेंटर के अंदर एसपीआर आता है। और दूसरा, अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन जो साइबर सिटी के नाम से आप जानते हैं, वहां से ये भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वो भी उसके सेंटर में पड़ता है। तो इसलिए ये इस वक्त बहुत ज्यादा एक आप ये देखिए लाइमलाइट पे बना हुआ है। जैसे अभी मैंने आपको बताया जो अमेरिकन एक्सप्रेस का टावर खुला है वो भी एसपीआर पर ही है, और जो एयर इंडिया का ऑफिस है वो भी एसपीआर पर ही ओपन हुआ है। एंड अभी एक जो बहुत बड़े डेवलपर है दिल्ली एनसीआर के, उन्होंने 2 सोसाइटी बैक टू बैक लॉन्च किए यहाँ पर। सिग्नेचर ग्लोबल ने भी अभी एक सोसाइटी लॉन्च की है यहाँ पर अभी इसी मंथ के अंदर, जो लास्ट मंथ था जून का, उसी मंथ में। और टोटल आप ये देखिए जो हमारे पास लैंड पोटेंशियल है यहाँ पर वो लगभग 17 मिलियन से ज्यादा का है। और ऑफ कोर्स इस रोड के अंदर अभी एक जो अनाउंसमेंट रिसेंटली मैं सुन रहा हूँ, लगभग 3.5 किलोमीटर का गवर्नमेंट ने एलिवेटेड रोड बनाने के लिए, जो एसपीआर का रोड है उसको एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। सो ये अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं उस रोड को एनहांस कर रही है। और आने वाले वक्त का मैं आपको ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं जो साइबर सिटी है उसका ये पार्ट 2 होने वाला है। ओके, तो आपने कहा आपने भी कुछ लॉन्च किया है वहां पे एक सोसाइटी, आई थिंक आप टाइटेनियम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल विपिन जी, मैं सोसाइटी टाइटेनियम एसपीआर की ही बात कर रहा हूं। टाइटेनियम एसपीआर जो है वो सेक्टर 71 में लोकेटेड है, जो काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है फॉर सिग्नेचर ग्लोबल। और जैसे मैंने बताया लगभग 17 मिलियन से ज्यादा का पोटेंशियल हमारे पास अभी वहां पर है। इसके फर्स्ट फेज में हमने 2.1 मिलियन लॉन्च किया है, जिसमें जो साइजेस थे वो लगभग 2700 स्क्वायर फीट से लेकर 3800 स्क्वायर फीट तक थे, और जिनका टिकट साइज था लगभग 4 करोड़ 40 लाख रुपए से लेकर 6 करोड़ रुपए तक का। और जितने भी जो हमारे कस्टमर हैं उनका रिस्पॉन्स बहुत बेहतरीन रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट हमने बनवाया है इसके अंदर जो आर्किटेक्ट हैं वो सिंगापुरियन आर्किटेक्ट हैं, डीपीए के नाम से। बहुत बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। इसमें एमिनिटीज की बात करें तो लगभग 55 से ज्यादा एमिनिटीज हमने इसमें दी हैं। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो शायद मुझे लगता है इस सोसाइटी में फर्स्ट टाइम है, खास करके जो इसके 4.5 BHK हैं उसका 2 का कोर है, यानी आपको प्राइवेट लिफ्ट मिलती है। तो ये ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें इस सोसाइटी के अंदर जो इसको बेहतर बनाती हैं। अगर मैं बात करूं पूरे सेक्टर 71 की, तो जिस वक्त ये पूरी सोसाइटीज लॉन्च हो चुकी होंगी, लगभग जो 17 मिलियन का मैं जो बता रहा हूं, जो अभी सिग्नेचर के पास जो टोटल लैंड बैंक है, तो ये एक इतनी बेहतरीन टाउनशिप बनने वाली हैं जो किसी भी इंटरनेशनल टाउनशिप को कहीं ना कहीं बीट करे। तो प्रदीप जी, एक सवाल मेरे मन में यहाँ पे आ रहा है, और वो ये कि आपने काफ़ी काम किया गुरुग्राम के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग में, और खासियत ये रही सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग की कि वो अफोर्डेबल होते हुए भी बहुत प्रीमियम फील देती है। तो जो आप प्रीमियम ही बना रहे हैं, जहां आपका इतना बड़ा लार्ज एरिया, 4 BHK 6 करोड़ तक के प्राइस रेंज, तो वो कैसा होगा? वो मेरे मन में एक उत्सुकता है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया है। हमारे लिए सेगमेंट बिल्कुल जरूर नया है, लेकिन अगर आप गुरुग्राम की बात करें तो इस टाइम ऑल स्पेक्ट्रम डिमांड है। ऐसा नहीं है कि सिग्नेचर ग्लोबल ने केवल अब 4.5 या 5 करोड़ के ही फ्लैट बनाने हैं। इस साल की भी मैं बात करूं तो इस साल हमारे जो और भी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं उनके टिकट साइज 1 करोड़ रुपए से भी शुरू होने वाले हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं पूरी कंपनी की, तो जो लास्ट ईयर हमने लगभग 7200 करोड़ से ज्यादा का प्री सेल नंबर जनरेट किया था, उसमें लगभग हमने 4600 से ज्यादा यूनिट सेल की थी। एक यूनिट का प्राइस ऑन एन एवरेज 1 करोड़ 60 लाख के नियर अबाउट था। और इस ईयर भी जो मैं उम्मीद कर रहा हूं हमारी टिकट साइज का जो एवरेज है वो 2 करोड़ से कुछ ज्यादा होने वाला है। सो अल्टीमेट आप ये कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट जो कंपनी होती है वो है। अगर कोर अफोर्डेबल की बात करें तो बिकॉज ऑफ लैंड प्राइजेस और रॉ मटेरियल प्राइजेस इस वक्त उसके अंदर काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। हम आपके माध्यम से भी और कई पोर्टल के माध्यम से बार बार गवर्नमेंट के सामने ये गुहार लगा रहे हैं कि थोड़ा सा प्राइजेस को अफोर्डेबल को बढ़ाया जाए, जिससे जितने भी डेवलपर्स हैं और ज्यादा उसमें काम कर सकें। जी, यहाँ मेरी उत्सुकता का रीज़न ये था प्रदीप जी कि जो मैंने आपके जो अफोर्डेबल वाली भी चीज़ें देखी तो वो खुद इतनी प्रीमियम लगती थी, तो मेरे मन में है कि जो प्रीमियम है वो कितना प्रीमियम होगा। तो डेफिनेटली एक बार आपके इस प्रोजेक्ट में मैं खुद आना चाहूँगा, आप ही के साथ चलेंगे और देखेंगे और दर्शकों को भी बताएंगे। राइट, एक सवाल मेरा और है इससे जुड़ा हुआ कि जो मुझे पता लगा कि आपने जो पूरा सेल्स प्रोसेस है उसमें BCG को इंक्लूड किया, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप को, बड़ा नाम है, कोई खास रीज़न ऐसा करने के पीछे?
बिल्कुल विपिन जी, आपने ठीक कहा। एक्चुअली देखिए, एक तो मुझे लगता है कि यानी मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा कि पीछे कुछ, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है, कई मेरे पास ऐसे न्यूज़ेस थे और वीडियोज़ थे जिसके अंदर 4 या 5 करोड़ के टिकट साइज़ के लिए कस्टमर जो है सुबह मॉर्निंग में 4 बजे जाकर लाइन में लग रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मुझे लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। थोड़ा-सा इसको, जब आज हम डिजिटल दुनिया में बैठे हैं, तो इसको प्रोसेस को कुछ ऐसा रन करते हैं जिससे डिजिटली हो ये। जिसके अंदर जो कस्टमर है, जो एक रिस्पेक्टेड कस्टमर है, कि वो इतना बड़ा टिकट साइज़ का कस्टमर है, उसके बावजूद अगर हम उसे लाइन में लगवा रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया। इसीलिए जो न बीसीजी है, उसको हमने ऑनबोर्ड किया और टास्क दिया कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, वो डिजिटली अपनी ईओआईज़ को फिल कर सकें, अपने बारे में जो भी कुछ हमें बताना चाहते हैं, वो हमें बताएँ, जिससे हम उनके प्रोफाइल के ऊपर उनका सिलेक्शन कर सकें। इन टर्म्स ऑफ अगर हम ज़्यादा ईओआईज़ कलेक्ट करते हैं, जैसा कि हमारे डीलक्स डीएक्सपी के अंदर अगर आप देखें, लास्ट जो हमने द्वारका एक्सप्रेसवे में किया था, उसमें 5500 से ज़्यादा ईओआईज़ हमें मिली थी 1000 फ्लैट के अगेंस्ट। एंड सेम सिचुएशन हमारी टाइटेनियम एसपीआर में हुई है, लगभग 600 फ्लैट के अगेंस्ट हमें 1400 से ज़्यादा ईओआईज़ मिली हैं। ऐसे में जो ईओआईज़ के अंदर जो कस्टमर सिलेक्शन है, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो बीसीजी है, उसने एक डिजिटली करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है, और कस्टमर प्रोफाइल को चेक करने के लिए कहीं न कहीं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है। और जितने भी हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, उनको ट्रेन किया है कि जो अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सके और ट्रांसपेरेंट रहे। जैसे कंपनी एक ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती है, तो वो ट्रांसपेरेंसी उनको समझाई जाए और किसी तरह उनको साइट विजिट करके बताया जाए कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत बेहतरीन है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका फायदा कंपनी को हुआ है। बढ़िया है प्रदीप जी। वैसे भी आपकी कंपनी जो है सिग्नेचर ग्लोबल काफ़ी इनोवेशन के लिए जानी जाती है, और ये भी आपने एक नई चीज़ यहाँ की जिससे जो खरीदार हैं उनके लिए चीज़ें बेहतर हो, आपके लिए मतलब एक पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो और लोगों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बहुत शुक्रिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये। ज़रूर इसको कभी और गहराई में देखेंगे, जानेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन फिलहाल आपसे बात करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है और आज भी ऐसा ही दिन। एंड इनफैक्ट गुरुग्राम के बारे में भी जो नई चीज़ें हमें पता चली और दर्शकों के लिए भी ये काफ़ी जानकारी काम आने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकाला आपने और हमसे बातचीत की। नमस्कार।